ये दर्दनाक कहानी जॉन एलन की है। 26 साल के जॉन एलन की, जो एक मिशनरी था, जो क्रिश्चियनिटी का प्रचारक था। जॉन 15 नवंबर 2018 को कुछ लोकल मछुआरों के साथ एक ऐसे आइलैंड पर जाता है जहां सरकार ने पहले ही जाने से पाबंदी लगा रखी थी, इस बात से अनजान कि उस आइलैंड पर उसके साथ क्या हो सकता है। जॉन उस आइलैंड पर उतरता है और अकेले ही जंगल की तरफ बढ़ता है। कुछ दूर जाने पर वो देखता है जंगल के अंदर कई झोपड़ियां बनी हुई है। तभी जॉन के सामने जंगल से दो आदिवासी बाहर निकलते हैं, जिन्होंने कपड़े नहीं पहने होते हैं और जिनका रंग पूरी तरह से काला होता है। जॉन उन दोनों से बात करने की कोशिश करता है, पर वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे थे। तभी अचानक वे दोनों में से एक आदिवासी जॉन पर अपने तीर कमान से हमला कर देता है। तीर जाकर बाइबल में लगती है, जिसे जॉन ने अपने साथ लाया होता है। वो तीर उसके बाइबल के आर पार हो जाती है, जिससे जॉन उसके तीर से बच जाता है और यहाँ से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता है और भागकर बोट पर चला जाता है। उसे लगता है कि जीसस ने उसकी जान बचा ली। अगली सुबह 16 नवंबर को जॉन फिर से उस आइलैंड पर जाता है। इस बार जॉन अपने मछुआरे साथियों को कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे और जंगल के अंदर चला जाता है। मछुआरे जॉन को उन आदिवासियों के साथ जाते हुए देखते हैं। फिर काफ़ी देर तक जब जॉन वापस नहीं आता है तो वे मछुआरे आइलैंड के थोड़ा करीब जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि जॉन को उन आदिवासियों ने अपने तीर धनुष से मारकर उसे रेत में गाड़ दिया है। इसके बाद इस आइलैंड में ऐसे और भी कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई। कई लोग इस आइलैंड पर गए, पर कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। हम आगे इस वीडियो में आपको पूरी कहानी बताएंगे इस आइलैंड के बारे में। आखिर ये कौन सा आइलैंड है जिसे भारत सरकार ने भी बाहरी लोगों को इस आइलैंड पर जाने से बैन कर दिया है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में इस आइलैंड और यहाँ के लोगों की कहानी। ये आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में से एक आइलैंड है, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड भी कहा जाता है। इटली के फेमस यात्री जिनका नाम मार्को पोलो था, जो दुनिया की यात्रा करते थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि अंडमान निकोबार के लोग आदमखोर हैं, जो इंसानों को खाते हैं, जिनकी लाल आंखें होती हैं, काली स्किन और बहुत ही ज़्यादा निर्दय होते हैं। जिन्हें वे देख लेते हैं उन्हें वे मार डालते हैं। मिस्र के महान जियोग्राफर टोलमी ने भी इन द्वीपों के बारे में कहा था कि यहाँ के लोग इंसानों को खाते हैं। उस समय ये पूरी दुनिया घूमे थे और जिन्होंने 2000 साल पहले ही अपने हाथों से ये मैप बनाया था। तो कुछ इस तरह 2000 साल पहले ही यहाँ के लोगों को आदमखोर यानी इंसानों को खाने वाले लोगों का टैग दे दिया गया था। इस जगह से अरब के कई सारे ऐसे यात्री भी गुजरे जिन्होंने भी इस आइलैंड के बारे में यही बात कही, जिसके बाद लंबे समय तक इस आइलैंड के बारे में कोई बात नहीं होती है। फिर जब अंग्रेज़ों का आगमन 16वीं सदी में भारत में होता है तो भारत सहित अंग्रेज़ अंडमान निकोबार द्वीप समूहों को भी अपने अधीन कर लेते हैं। वैसे तो अंडमान निकोबार में 500 से भी ज़्यादा आइलैंड्स हैं, पर इनमें से भी लगभग 37 आइलैंड्स में ही लोग रहते हैं। अंग्रेज़ों को उस समय नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें लगता था कि ये बस एक वीरान आइलैंड है, जिसके बाद फिर कई सौ सालों तक इसके बारे में कोई बात नहीं होती है। फिर एक बार 1867 में अंग्रेज़ों का एक जहाज़ रात के समय इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के करीब से होकर गुजरता है। तब अंग्रेज़ों को उस आइलैंड से कुछ आग की रोशनियाँ दिखाई देती हैं। तब जाकर अंग्रेज़ों को पता चलता है कि इस आइलैंड पर लोग भी रहते हैं। पर उस समय अंडमान निकोबार द्वीपों में कई अलग अलग तरह के ट्राइब्स रहते थे, इसलिए वे उस आइलैंड पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ से वे चले जाते हैं। इस समय तक किसी भी बाहरी इंसानों ने इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर अपने पैर नहीं रखे थे। फिर 1867 में एक बड़ी घटना होती है। अंग्रेज़ों का एक जहाज़ जिसका नाम निनेवे था, वो इस आइलैंड के सामने से होकर गुजर रहा था, जिसमें करीब 106 लोग थे। पर ख़राब मौसम होने के कारण इनका जहाज़ इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के किनारे जाकर फंस जाता है। इस समय तक इस जहाज़ के 106 लोगों में से किसी को भी इस आइलैंड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। रेस्क्यूअर्स के आने में भी अभी कुछ दिन का समय था, इसलिए इस जहाज़ के लोग नीचे उतर के इस आइलैंड के जंगलों को देखने लगते हैं। तब उन्हें जाकर पता चलता है कि इस आइलैंड पे काले आदिवासी रहते हैं,
जिन्हें सेंटिनलीज कहा जाता है। वे सेंटिनलीज उन लोगों पर हमला कर देते हैं, पर किसी तरह वे 106 लोग अपनी जान बचाकर जहाज़ में चढ़ जाते हैं और कुछ दिन बाद रेस्क्यू टीम आकर उन्हें बचा लेती है। तब जाकर अंग्रेज़ों को इस आइलैंड के बारे में पता चलता है कि इस आइलैंड पर आदिवासी जनजाति रहते हैं। वे इन सेंटिनलीज लोगों के बारे में जानना चाहते थे कि वे यहाँ पर कब से रह रहे हैं और किस तरह से रहते हैं। फिर जाकर अंग्रेज़ इस आइलैंड को जानने के लिए एक अभियान चालू करते हैं और पोर्टमैन को इसका लीडर बनाया जाता है। पोर्टमैन ने अंडमान के दूसरे जनजातियों से संपर्क किया ताकि उनके मदद से पोर्टमैन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स के लोगों से कम्युनिकेट कर सके। उस समय अंडमान के दूसरे आदिवासी जनजाति बाहरी लोगों से अच्छे से घुल मिल चुके थे। वे एक दूसरे की भाषाएं भी समझ सकते थे। फिर जब पोर्टमैन उन दूसरे जनजातियों को सेंटिनलीज लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए ले जाता है तो उसे पता चलता है कि उनकी भाषाएं दूसरे भाषाओं से काफ़ी अलग है, जिससे पोर्टमैन नॉर्थ सेंटिनलीज के लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकता था। सेंटिनलीज लोग इस आइलैंड पर लगभग 60,000 साल पहले से रह रहे थे और इस आइलैंड से बाहर उन्होंने कभी भी अपने पैर नहीं रखे थे, इसलिए वे बाहरी लोगों से पूरी तरह से अलग थे। भाषाओं के मामले में, रहन सहन के मामले में पूरी तरह से अलग। जिसके बाद पोर्टमैन इस आइलैंड के एक सेंटिनलीज परिवार को अपने साथ ले जाता है ताकि वो उन्हें समझ पाए, जिसमें 4 बच्चे और एक आदमी और एक औरत होते हैं। पर कुछ ही दिनों में वो सेंटिनलीज आदमी और औरत मर जाते हैं और उनके बच्चों की भी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है। इसलिए पोर्टमैन डिसाइड करता है कि वो उन बच्चों को उनके आइलैंड पहुंचा देगा और वो ऐसा ही करता है। सेंटिनलीज लोगों ने कभी भी बाहरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं किया था। वे कई हज़ार सालों से इसी आइलैंड में जी रहे थे, जिस कारण से बाहरी दुनिया में जितने भी बैक्टीरियाज, वायरसेस होते हैं उनके खिलाफ इनके शरीर में एंटीबॉडीज़ बना ही नहीं था। हमारा शरीर तो सालों से बाहरी दुनिया का एक्सपोजर सहा है, इसलिए उन वायरसेस एंड बैक्टीरियाज से लड़ने के लिए हमारे बॉडी ने एंटीबॉडीज़ डेवलप कर ली है। पर वे कभी भी अपने आइलैंड से बाहर नहीं गए, इसलिए सेंटिनलीज लोगों के लिए अपने आइलैंड से बाहर जाना काफ़ी जानलेवा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जब पोर्टमैन ने उन बच्चों को उनके आइलैंड में छोड़ा होगा तब उन बच्चों ने अपने साथ बाहरी दुनिया के बैक्टीरियाज एंड वायरसेस को अपने साथ ले गए होंगे और उनसे वहाँ के लोग इफ़ेक्टेड होकर काफ़ी लोग मारे गए होंगे। इसलिए लोग मानते हैं कि शायद इस वजह से नॉर्थ सेंटिनल के लोग बाहरी दुनिया के लोगों से नफरत करते हैं और आइसोलेटेड रहना चाहते हैं। जिसके बाद लंबे समय तक अंग्रेज इस आइलैंड से दूर रहते हैं। जिसके बाद फिर सन 1896 में भारत के क्रांतिकारियों को काला पानी की सज़ा देने के लिए पोर्ट ब्लेयर में जिस जेल को बनाया गया था वहाँ से 3 कैदी अपने द्वारा बनाए गए नाव से वहाँ से भाग निकलते हैं। उनमें से 2 कैदी तो समुद्र में डूबकर ही मारे जाते हैं, पर तीसरा कैदी किसी तरह समुद्र को पार करके नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर पहुंच जाता है। फिर जब अंग्रेज सिपाही उन कैदियों को ढूंढते हुए उस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि उस कैदी को सेंटिनलीज ने मारकर उसका गला काट के आइलैंड के किनारे बम्बू से बांधकर उसे खड़ा कर दिया है। जैसे सेंटिनलीज यह दिखाना चाह रहे हो कि तुम हमसे दूर रहो वरना मारे जाओगे। पोर्टमैन ने जो यहाँ इन लोगों के साथ किया था, इस वजह से सेंटिनलीज लोग बहुत ही ज़्यादा बाहरी दुनिया से नफरत करने लगे थे, इसलिए वे बाहरी लोगों को देखते ही मार देना चाहते थे। फिर 70 सालों तक लोग इस आइलैंड से दूर रहे। फिर जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो फिर से भारत द्वारा इन सेंटिनलीज लोगों पर संपर्क करने का फिर से कोशिश किया जाने लगा। फिर 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित और उसके टीम को इस सेंटिनलीज लोगों से कांटेक्ट करने के लिए चुना गया। त्रिलोकनाथ पंडित अपनी टीम के साथ कुछ नारियल्स, मछलियाँ और कुछ खिलौने लेकर इस आइलैंड पर जाते हैं ताकि वे उन सेंटिनलीज लोगों को गिफ्ट देकर उनसे कांटेक्ट कर सके। फिर जब इनकी टीम आइलैंड के अंदर जाती है वे देखते हैं कि आइलैंड के अंदर जंगल में 25 से भी ज़्यादा झोपड़ियाँ बनी हुई है जहाँ मछलियाँ, मिट्टी के बर्तन और कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई थी। इनकी टीम सेंटिनलीज लोगों को ढूंढते हैं वहाँ, पर उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता है। जिसके बाद फिर से एक फिल्म क्रू इस आइलैंड पर जाती है इन सेंटिनलीज लोगों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाने के लिए। इस बार फिर से ये लोग गिफ्ट्स के तौर पर कुछ कोकोनट्स, कुछ बर्तन और जिंदा सूअर भी एक ले जाते हैं ताकि वे उन्हें गिफ्ट्स के रूप में दे सके और उनसे कांटेक्ट कर सके। ये सभी चीज़ें रख कर वे किनारे से थोड़ी दूर चले जाते हैं। तभी जंगल से कुछ सेंटिनलीज बाहर आते हैं और उनकी टीम पर अपने तीर धनुष से हमला कर देते हैं। इस दौरान एक तीर फिल्म के डायरेक्टर के पैर पर भी लग जाता है।
तब पहली बार इन सेंटिनलीज लोगों को कैमरे पर कैद किया जाता है, जो आप इस क्लिप में देख सकते हैं। जिसके बाद त्रिलोकनाथ पंडित द्वारा कई सालों तक उन सेंटिनलीज लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, पर जब जब वे गिफ्ट्स के तौर पर उन्हें तोहफे देते हैं, सेंटिनलीज लोग उन तोहफों पर हमला करके उन्हें रेत में बरी कर देते थे। फिर एक बार 1981 में जब एक मर्चेंट शिप इस आइलैंड से होकर गुजर रही थी, जिसका नाम प्राइम रोज था, वो बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, पर ख़राब मौसम के कारण ये शिप यहीं फंस जाती है। तब एक बार फिर से वे सेंटिनलीज लोग आते हैं और इस शिप पर अपने तीर धनुष से हमला कर देते हैं, पर ख़राब मौसम होने के कारण उनके तीर शिप तक नहीं पहुंचते हैं और किसी तरह इस शिप के लोग अपनी जान बचा पाते हैं, जिसके बाद शिप के लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। ये पहली बार था जब इन लोगों ने अपने आँखों से लोहे को देखा था और इसी समय से इन लोगों ने अपने हथियार में लोहे का इस्तेमाल करने लगे, जो इसी शिप में से आया था। आप गूगल मैप में भी इस तस्वीर को देख सकते हैं, जो इस आइलैंड के किनारे आज भी पड़ा हुआ है। फिर दोस्तों 1991 में पहली बार ऐसा होता है कि इन सेंटिनलीज लोगों से पहली बार फ्रेंडली तरीके से कांटेक्ट किया जाता है। पहली बार ऐसा होता है कि कोई बाहरी व्यक्ति इन आइलैंड्स पर जाता है और वे एग्रेसिव नहीं होते हैं। 1991 में मधुमाला चट्टोपाध्याय आती है इस आइलैंड में अपनी एक छोटी सी टीम के साथ, बिना कोई हथियार लिए। उनके साथ त्रिलोकनाथ पंडित भी होते हैं और ऐसा पहली बार होता है कि सेंटिनलीज अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। स्क्रीन पर जो आप फोटोज़ देख रहे हैं ये उसी समय की है और इनके द्वारा लाए गए तोहफों को भी ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर इस इंसिडेंट के बाद आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सेंटिनलीज लोग बाहरी लोगों से फ्रेंडली तरीके से इस तरह मिले होंगे। यह पहला और आखिरी कॉन्टैक्ट था इनसे, जिसके बाद नतीजा ये होता है कि इंडियन गवर्नमेंट 1997 के बाद इस आइलैंड पर किसी को भी जाने से बैन लगा देती है, ये कहकर कि अगर वे अकेला रहना चाहते हैं तो बार बार हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे। वे जैसा उस आइलैंड पर अपना जीवन जी रहे हैं उन्हें वैसा ही वहाँ जीने दिया जाए। 2004 में इंडियन ओशन में एक बहुत ही बड़ा भयानक तूफान आता है, जिससे इस आइलैंड पर बहुत ही तूफान का बुरा असर पड़ता है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस आइलैंड की निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर से एक टीम भेजा जाता है, ताकि अगर तूफान से इन्हें कोई दिक्कत हुई होगी तो इनकी मदद की जा सके। पर सेंटिनलीज लोग हेलीकॉप्टर पर ही अपने हथियार से हमला कर देते हैं, जैसे वे कह रहे हो कि हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, तुम हमसे दूर रहो। ट्राइब्स के लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्दी दिखाई दे रहे थे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। फिर 2006 में फिर से एक इंसिडेंट होता है। दो फिशरमैन मछली पकड़ते पकड़ते इस आइलैंड के कुछ ज़्यादा ही करीब चले जाते हैं और होता वही है कि फिर से सेंटिनलीज लोग उन फिशरमैन पर हमला करके उन्हें मार डालते हैं। तब इंडियन गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि आइलैंड के 5 किलोमीटर के अंदर जाना भी बैन है। 2018 वाले इंसिडेंट के बाद ऐसा कोई भी इंसिडेंट सामने नहीं आया। वहाँ के लोग अभी भी अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी उस आइलैंड पर जी रहे हैं। मधुमाला जी जो उन लोगों के साथ में अपना कुछ समय बिताई होती है, वो उन लोगों के बारे में ये कहती है कि ये लोग प्रकृति को हमसे बेहतर समझते हैं। इन लोगों को सुनामी आने से पहले ही पता चल गया था और वे लोग पहाड़ों के ऊपर चले गए थे। ये लोग आज भी जानवरों और प्रकृति को हमसे ज़्यादा अच्छे से और उन्हें प्यार करते हैं। जो कि हम खुद को आधुनिक कहते हैं, वो ऐसा नहीं करते। इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। प्रकृति का आज इंसानों ने जो हाल किया है, उस हिसाब से तो ये लोग हमसे ज़्यादा बेहतर हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट और चैनल को लाइक करें।